हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराग है साहब, ये जो दीवार का सुराग है वो चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका के साजिशों का हिस्सा है, पर इसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय निर्णायक मंडल के सदस्यों एवं इस सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, आज मैं प्रेरणा कुमारी सेमेस्टर 3 सरिया कॉलेज सरिया की एक विद्यार्थी आप सबके समक्ष 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे अपने कुछ भावनाएं आप सबके साथ साझा करना चाहूंगी। देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण की ये भावनाएं कुछ इस प्रकार है कि आजादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 को हमारे भारत देश को आजाद कर गई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों को देकर ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हमारा देश फिरंगियों के फेरों में फंस चुका था तो रंग दे बसंती चोलों के एक नारे से टोलों के टोले उमड़ाया करते थे, और वंदे मातरम के एक नारे से हमारे खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ले आया करता था। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, तो वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी हुआ करती थी। फिर 62, 65 और 71 के युद्धों में जब घर की हालात ये हो जाया करते थे कि अपनी मांग का सिंदूर गवा देने वाली वो औरत ये कहा करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला, जिस्म की कई बूटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मगर मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। बदे हालात हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटी को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देने के लिए भेज दिया करती थी, और उसे ये पत्र लिखवाया करती थी कि माँ ने लिखा है बेटा बड़े ही चाव से, तो घबरा ना जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। ऐसे पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे ख्यालों में अगर कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से अपने काम को कर रहा है तो वही सच्चा देशभक्त और वही सच्चा राष्ट्र प्रेमी है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपीओ को 3 रंगों में रंग देना ही देशभक्ति है। और अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथों में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? जी नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर कर रही है।
क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालयों को जानते हैं, कि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो बस भोजन के निवालों को जानते हैं, वो बस भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर एक देशद्रोही के जिंदगी में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति। ताकि हर एक देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरी है, और भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है, ये कब्रिस्तान तेरा है, ये कब्रिस्तान तेरा। एक देशद्रोही से ज्यादा भारत माँ की आत्मा तब आहत हो जाती है जब एक युवा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। कर्रा उठती है देशभक्ति जब किसी मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा लोग सेल्फी खींच करके अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। अरे 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का ने देश के भविष्य को बर्बाद कर रखा है, और वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी है अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने वतन को बांधे रखने की, आज वो 4x4 के छोटे से फोन के स्क्रीन पे अपने उंगलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां लड़कियों को लड़कों से बात करते देख जो भाई हटकाते हैं, कि लड़कियों को लड़कों से बात करते देख जो भाई हटकाते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस के सुनाते हैं। मैं बता दूं कि आज भी हम महिला सुरक्षा के हिसाब से 4थे नंबर पे आते हैं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। गरीब को गरीब समझिए और मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। और गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के उपरांत अंग दान दे करके किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना ये सरकार मेरी है, ना ये बड़ा सा नाम मेरा है, कि ना ये सरकार मेरी है, ना ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ, और ये हिंदुस्तान मेरा है, ये हिंदुस्तान मेरा है। कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, सिख, ईसाई और मुसलमान भी पैदा होते हैं। मगर दुख की बात है कि अब कोई, अरे सोच के देखिए कि पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर हर एक पक्षी और परिंदा हिंदू और मुसलमान हो जाए, अगर हर एक पक्षी और परिंदा हिंदू और मुसलमान हो जाए। एक शैक्षणिक बीमारी मेरे देश में मुझे ये भी नजर आती है कि जहां प्राचीन भारत ने तक्षशिला, नालंदा जैसे बड़े बड़े शिक्षण संस्थान दे करके विश्व शिक्षा अध्याय की नींव रखी, वहीं आज 100 श्रेष्ठ विद्यालय में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहाँ एक और हमारे पास IIT, NIT, MIT जैसे बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, वहीं पे ये गरीबों को बेरोजगारी की कतार में खड़ा कर देने वाली ये सर्वज्ञान शिक्षा नीति हमारे हाथों में पकड़ाया ज्ञान झुंझुना मात्र है। जब तक हमारे देश का युवा वर्ग ही मंदिर जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर अपनी सफलता का रिश्वत भगवान को खिलाता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्रनिर्माण संभव नहीं है। हमारा राष्ट्रनिर्माण तब तक संभव नहीं है जब तक बिल्ली के रास्ते काटने पे खड़ा हो जाना, अपनी जाति अपने धर्म को ऊंचा मानकर दूसरे की जाति दूसरे के धर्म की अवहेलना करता रहेगा,
तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। अरे हमारी सभ्यता को तो दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों हमने नास्ता के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक नारी की पूजा नहीं, इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब सामाजिक निरक्षा नहीं, महिला सशक्तिकरण पे बात की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ भारत में सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि सड़क पे चलने वाला हर एक व्यक्ति भाग लेगा, स्वच्छ भारत के नारे को दिल से अपनाएगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक छोटा बालक मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूलों के चौखट पर कदम रखेगा। अरे हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सतीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, राजनैतिक रूप से गंदा, धार्मिक रूप से अंधा, शैक्षिक मान मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह भिन्न पैबंद भैया खंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। अरे बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि चोट हमें पहाड़ से नहीं, पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a single daughter of this motherland, proud to be an Indian. मैं सलाम करना चाहूँगी हमारी सरहद पर रक्षा करते हर एक जवान की, हमारे पुलिस प्रशासन और किसान की, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना भी असंभव सी लगती है। और आज मैं इस मंच की सौगंध खाते हुए आपको यह आश्वासन देती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी मिलके, मैं आप मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्र की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, ये हमारी जिम्मेदारी है हमारे राष्ट्र, हमारे देश, हमारे वतन को आगे ले जाने की। क्योंकि अगर होगा हौसला दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान ही क्यों, पूरी दुनिया जय हिंद कहेगी, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।